नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। वक्त है मंथन का। आज एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मंथन में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसको लेकर कल चुनाव आयोग इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। लेकिन उन सब के बीच आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश और बिहार में ओवैसी की जो एंट्री हुई है। हैदराबाद के भाईजान अब होमवर्क में जुट गए हैं। कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करने की में जुट गए। इससे खेल गड़बड़ा सकता है। विपक्ष में शामिल अखिलेश यादव और तेजस्वी का खेल अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का गेम प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं चुनाव लड़ता हूं, तेजस्वी मिलकर हुकूमत बनाते हैं और फिर बीजेपी को बिहार में मुसल्लत करते हैं क्योंकि उनका नाम तेजस्वी है। तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे। अरे मेरे भाई, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। यही इनकी नाइंसाफी है। संकल्प वही, एजेंडा भी वही, प्रोपेगेंडा भी वही, पर तकरीर की तारीख बिल्कुल नई है। चुनावी कैलेंडर में तब्दीली हुई, तारीख आई तो वैसी ने ये स्टेटमेंट दे डाला। पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील दो रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि ये 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। पूरे देश में इस वक्त हवा का रुख मोदी की तरफ है। मिशन 400 पार का है। लेकिन ओवैसी के मुंगेरी लाल के जो सपने हैं उसका सच क्या है, तो इसकी खबर यूपी और बिहार से जुड़ी है। इंडी गठबंधन में इन दिनों टेंशन हाई है। वजह है वो कोर वोट बैंक, जिसे दोनों ही राज्यों में विपक्ष में शामिल साझेदार अपने पक्ष में होने का दावा करते हैं। लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान के खेल से इस कोर वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा मंडरा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। इसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियापुर, काराकाट, भागलपुर शामिल है। किशनगंज से AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, जबकि बाकी की 10 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। बस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी रह गया है। बिहार में ओवैसी की एंट्री से कैसे इंडी गठबंधन पर खतरे की घंटी बज रही है, ये आपको यहाँ की किशनगंज सीट से अंदाजा लग सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को बिहार में सिर्फ किशनगंज सीट पर जीत हाथ लगी थी और इस बार भाईजान ने किशनगंज सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। किशनगंज सीट पर 68% मुस्लिम आबादी है। इस सीट को बिहार में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2009 से इस सीट पर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के हाथों सिर्फ जीत ही लगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर 35,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 3,67,000 वोट मिले थे। तो वहीं जेडीयू प्रत्याशी महमूद अशरफ को 3,32,000 वोट मिले, जबकि AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल इमान को 2019 में 2,95,000 वोट मिले थे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस बार किशनगंज के मतदाताओं ने अख्तरुल इमान के प्रति थोड़ी सी भी दरिया दिली दिखाई तो कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है।
और किशनगंज सीट जीत पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। भाई बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हरचंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए। लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अक़लियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के तीन पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अक़लियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। किशनगंज के अलावा ओवैसी बिहार की जिन सीटों पर कांग्रेस और गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं, उसमें वो सीटें शामिल हैं जिन पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा ये ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है। वहीं बिहार में ओवैसी को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में ओवैसी यूपी और बिहार में मुस्लिम फैक्टर के जरिए इंडी गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिर से चुनाव आते ही ओवैसी पर तमाम आरोप लगने लगते हैं। अब उन पर यह आरोप इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा देंगे। भाजपा को कौन कौन से दल फायदा देंगे, इस पर कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है बिहार में या इंडिया गठबंधन है उसको सोचना होगा। क्या आप उन्हें अपनी तरफ पाले में खींचने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? ऐसी तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा, कांग्रेस से प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका। हमारे साथ अवधेश यादव हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेंद्र सिंह जी आप ही के पास आऊँगा। कई चुनाव आपने देखे, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ओवैसी ऐसे बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, अपनी पार्टी को लेकर जब वो चर्चा में आते हैं, या यूपी में विधानसभा चुनाव हो, तेलंगाना में हो, अगर बिहार में है तो आ जाएंगे। ये चक्कर क्या है? ओवैसी को चुनाव में ही ये लोग क्यों याद आते हैं? दरअसल ओवैसी एक फैक्टर तो है। अभी तक ओवैसी से लोग यूं ही समझते थे कि सिर्फ यूं ही बयानबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें पिछले विधानसभा चुनाव, जो आपकी रिपोर्ट भी बता रही बिहार में, तो अच्छा खासा डैमेज किया। और अगर यूपी के विधानसभा चुनाव को देखा जाए जो पिछले चुनाव हुए, तो करीब करीब 10 सीटों पे डैमेज किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। तो ऐसा नहीं है कि ओवैसी एक फैक्टर नहीं है, ओवैसी एक फैक्टर है। और मौजूदा दौर पे वो धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वोट कटवा है, लेकिन वोट कटवा होने का फायदा किसी को मिलता है और किसी को नुकसान। ओवैसी को फायदा मिले या ना मिले, लेकिन इसका सीधे फायदा जो बेनिफिशियरी है वो बीजेपी है। बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका नुकसान होता है। वहीं अगर देखा जाए जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, वहां ओवैसी फैक्टर कोई काम नहीं कर पाता। जैसे कर्नाटक के चुनाव देखिए, विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर 2 सीटों पे ये पार्टी लड़ी थी, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। यूपी में भी 0.5% ही वोट मिला था। अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो 0.5% वोट मिला था, लेकिन वो 0.5% वोट करीब करीब मेरा मानना है कि 10 सीटों पे असर पड़ा था और 10 सीटें समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में बीजेपी जीत गई थी। तो ओवैसी फैक्टर वहां पर बहुत ज्यादा मायने रखता है जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट है, यानी वो मुस्लिम बाहुल सीटें जहां पर कई मुस्लिम कैंडिडेट पार्टियां खड़ी करती हैं और उसमें बहुत मार्जिन से जो फैसले होते हैं हार और जीत के, वहां पर ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ओवैसी को बिल्कुल भी इंडिया गठबंधन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल उनको गिने ही नहीं, उनको नगण्य है, ऐसा करना भूल। अवधेश जी, इंडिया गठबंधन को
यूपी में आप लोग, आपकी पार्टी लीड कर रही है, अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने ओवैसी की तरफ से भी आपको ऑफर आया था कि भाई हमें इतनी सीटें दीजिए, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में अगर बात करें तो 95 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, लेकिन उसने कहीं ना कहीं डेंट करने का ही समाजवादी पार्टी को काम किया था। अवधेश जी। जी देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है उसका मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से अल्पसंख्यक का उत्पीड़न, किसान का उत्पीड़न, किसानों के आगे कीले गड़वा देना, ये सब मुद्दे लेके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जा रहा है। जो राजनीतिक दल हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ेंगे। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग कौन चुनाव किसको फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहा है। अभी महेंद्र सिंह जी अपनी बात रख रहे थे तो उनके बातों में ही सारा जवाब था। तो अब जनता जान चुकी है, क्योंकि जनता अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है और वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार से छुटकारा चाहती है। अभी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का चर्चा आया है तब से मैं देख रहा हूं, आज चट्टी चौराहों पर हम लोग जहां जा रहे हैं, जनता जो नहीं भी जानती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, तो हम लोगों से पूछ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये क्या मामला है। तो अब धीरे धीरे एक ऐसा मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से सबका ध्यान भटका रही है। चुनाव के डेट कल आ जाएंगे, कल 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन का, उसी तरीके से देखिए हम लोगों के लिए कोई भी राजनीतिक दल जो है, अभी आप ही ने, महेंद्र जी ने भी बताया कि कर्नाटका में उनका कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो जनता को एक डिसीजन लेना है कि जो हमारी समस्याएं हैं वो इंडिया गठबंधन ही है जो सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है कि हम 400 के पार जाएंगे। हम तो लगता है 400 सीट तो ये लड़ भी नहीं रहे होंगे, अपने अलायंस के साथ दे रहे होंगे, बाकी कह रहे हैं मिल करके हम और आगे जाएंगे। तो देखिए साउथ में कहीं से इनका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। ये सब देखते हुए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जनता इस चुनाव में इनको रोजगार की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, भ्रष्टाचार की बात करेगी, क्योंकि जिन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन लोगों ने इतना खा लिया है कि आज ही से जनता ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूछना शुरू कर दिया है कि भैया जितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया उसका 80% तो एक ही राजनीतिक दल को गया है। और किस तरीके से अवधेश जी, बिल्कुल सारी बातें आपकी जेन्युइन है, सारी बातें मैं मान भी रहा हूं, मैं सारी बातें मान रहा हूं अवधेश जी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओवैसी ने जब सीटें ऑफर करी तो जवाब क्या था सपा का? 5 सीटें मांग रहे थे। वो नेतृत्व का मसला है, ऐसा कुछ भी ओवैसी जी कभी नहीं करते हैं। ओवैसी हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं, ये उनका राजनीतिक दल है, वो स्वतंत्र है। बाकी जनता मुद्दों पर वोट देने जा रही है, हम लोग उन बहुत ज्यादा मुद्दों पर नहीं जाने वाले। हम लोग जनता के बीच में सीधे सीधे अपने इंडिया गठबंधन के जो हमारे मुद्दे हैं, अभी राहुल गांधी जी ने भी तमाम गारंटी की योजनाएं अपनी तरफ से जनता के बीच में रखा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का मुद्दा रखा है। हम सब इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी कौन राजनीतिक दल किस सीट पर चुनाव लड़ता है ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सीधा मुकाबला है। और जनता सीधे सीधे संविधान बचाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है, और जिनके साथ खड़ी है उनका भी रुख जान लेते हैं। अनिल शर्मा जी, यूपी में 17 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो दिक्कत की बात है कि प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। देवरिया में 2, एक तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे अखिलेश प्रताप सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू टाल ठोक रहे हैं। लखनऊ से कौन, माफ करिएगा, कानपुर से कौन होगा, ऐसी तमाम सीटें हैं जो आपने अपने खाते में तो ले ली हैं, लेकिन अब प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं और लगातार समन्वय बैठक चल रही है सपा के साथ। सबसे पहली बात तो विशाल पंडित जी आपको मैं बता दूं, जी बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रही। हाँ, और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात, जिसमें कांग्रेस के सिंबल पर 17 सीट होंगी, बाकी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। कांग्रेस ये नहीं कि केवल 17 पर चुनाव लड़ रही। रही बात दूसरी कि प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का अथाह समुद्र है। डिमांड कांग्रेस के पास इतने बायोडाटा आते हैं, अगर उसकी आप जानकारी करें तो एक एक सीट पर कई कई दावेदार होते हैं। रही बात चुनाव की, तो इस देश में इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ने जा रहा है
वो संविधान जिस प्रकार से देश में चल रहा है उसके खिलाफ संविधान लागू पुनः स्थापना करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। और रही बात ओवैसी साहब की, ओवैसी जी अपनी तैयारी करें, उनके प्रचार प्रसार से पहले जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता उनके सारे रवैये जान चुकी है कि ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये जनता के बीच में आप एक सर्वे भी करा लें तो स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति कह देगा कि क्या व्यवस्था है। रही बात वोटों के ध्रुवीकरण की, तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी कयास लगा ले, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर जो एकदम से खुलासा हुआ है, ये इस बात का द्योतक है कि इनका जो काला चिट्ठा है, काला चेहरा है, वो जनता के बीच में उजागर हो चुका। अब ये तमाम योजना सरकार की लाए, कितना भी जनता को भ्रमित करने का काम कर ले, जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। विगत 10 सालों तक लगातार ये जनता को झूठ परोसते रहे। क्या मिला? रोजगार, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के नाम पर नौजवानों को लाठी मिली। आय दोगुनी के नाम पर किसानों की 750 किसानों की हत्याएं कर दी गई। इनके मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। जब जन आंदोलन करने का प्रयास किसानों ने किया तो सड़कों पर कीलें ठोक दी गई, बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई। तो ये सारी व्यवस्था है। महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, महिला सशक्तिकरण बिल्लाते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं ये भी सभी से छिपा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं रही है। लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? 17 सीटों में दिक्कत क्या है? बस वही चीज आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। एक जगह पे, एक लोकसभा में, अनिल जी, एक लोकसभा में 3 लोगों का पैनल में नाम था, उसमें जो सबसे टॉप पे नाम था वो परसों जाके भाजपा में शामिल हो गए। राष्ट्रीय सचिव थे, बिहार के सह प्रभारी भी थे। ऐसे कैसे चलेगा? मैं आपको मैं एक बात बताऊंगा। और ऐसे तमाम नेता है। उत्तराखंड में देखिए, लोग छोड़ के पार्टी छोड़ दे रहे हैं, लड़ना नहीं चाह रहे। गणेश गोदियाल को तो जबरदस्ती टिकट दी गई, उन्होंने तो मीडिया से एक दिन पहले कहा। पार्टी के लोग भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा में देख लीजिए, वर्तमान सांसद कांग्रेस ज्वाइन किए। यहां देख लीजिए राजस्थान में वर्तमान सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर हमारे आए दिन कांग्रेस लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो आना जाना, तो राजनीतिक जब चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं तो आना जाना लगा रहता है। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। रही बात 3 पैनल के नामों की, पैनल बनते हैं, बिगड़ते हैं, सारे काम होते हैं और एंड टाइम तक जब बी फॉर्म जमा होना होता तब तक प्रत्याशी तय हो जाते हैं। दूसरी बात, कभी यह प्रश्न बार बार उठता है, इंडिया गठबंधन का मुखिया कौन होगा, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? और एक सवाल और है, इंडिया गठबंधन में ओवैसी को क्यों नहीं रखा गया? ये भी सवाल है, ये भी सब लोग पूछते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं। जिस प्रकार ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी है, इंडिया गठबंधन की सबसे पहली मीटिंग पटना में होते ही दिल्ली में दूसरे दिन मीटिंग होती है और 38 दलों का जो टीम है एनडीए अलायंस का निकल कर आता है, वो एक अकेला कहां रहा, वो 38 लोग हो गए। दूसरी बात, ये सरकार जिस प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, जिनको भ्रष्टाचारी बताती है उन्हीं को अपने यहां शामिल करती है, फिर किसी को डिप्टी सीएम बनाती है, किसी को गवर्नर बनाती है, किसी को राज्यसभा भेजती है। तो ये सब कौन सी व्यवस्था है? किसी को मुख्यमंत्री का रिजाइन कराकर सुबह रिजाइन कराते हैं, शाम को मुख्यमंत्री फिर से बना देते हैं। तो ये सब क्या व्यवस्था है? इसका जवाब ले लेते हैं। अनिल गुप्ता जी हैं, भाजपा से हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ। जी जी, स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारी शिकायतें आपने सुन ली। एक तो आपने जो बी टीम बना रखी है ओवैसी को, इस पे भी आपसे जवाब लेंगे। बॉन्ड को लेकर सारी चीजें सबके सामने है। 31% चंदा आपने लिया, आपकी पार्टी ने लिया, आपने नहीं, माफ कीजिएगा, अवधेश यादव जी ने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा चंदा तो भारतीय जनता पार्टी के पास गया। किसान विरोधी आप हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। महिला विरोधी आपकी पार्टी है, उसको लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि जहां पर आप लोग डरते हैं वहां पर या तो मुख्यमंत्री बदलवा देते हैं या फिर विधायकों को अपने पाले में खींच ले आते हैं। इतनी रस्साकसी करने के बाद भी 400 पार का आंकड़ा छू नहीं पाएंगे, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आप पे। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट से जुड़ा तो पूरा डिस्कशन नहीं, पर मुझे समय देंगे तो मैं हर बात का जवाब दूंगा। जी, अब समय आप ही का, इसीलिए मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात आपके सामने रखी। जी देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से 2047 में विकसित भारत
बनाना है तो 2024 में जो नींव 2014 में डली थी उसको 2024 में और मजबूत करना है, ये हमारा ध्येय है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए सरकार ने जो 10 साल में काम किए, उन काम के बेसिस पे, मोदी जी की गारंटी के बेसिस पे हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। अभी तक हमने 267 उम्मीदवार खाली भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए और अभी आगे भी होंगे। एक वक्ता बोल रहे थे कि शायद 400 लड़े भी ना। हमने नारा दिया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। ये हमारा अपना आकलन है जिसके बेसिस पे हम दे रहे हैं। 543 सीटों पे एनडीए गठबंधन लड़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और किन मुद्दों पे, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। हमने पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है जो काम जो हमने किए हैं 98% के करीब जो हमने अपने संकल्प पत्र में 2019 में घोषणा की थी उनको पूरा किया है। और क्या क्या काम पूरे किए, महिलाओं का, किसानों का, मैं बता रहा हूं आपको। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। 81.5 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट से 2.7 लाख करोड़ कम हुए। अनिल जी, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास फिर से हम आएंगे। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर ओवैसी की यूपी और बिहार की एंट्री पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अनिल गुप्ता जी के पास, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, अपनी बात को पूरा कर रहे थे। आप एक पास चलते हैं अनिल जी। जी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा कि हम लोगों ने जो 10 साल में काम किए हैं उसके दम पर हम इस बारी चुनाव में जा रहे हैं। और एनडीए 543 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और हमने जो नारा दिया है माननीय मोदी जी ने, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। तो हमने किसी बात पे दिया होगा। देश में करीब 10 लाख के करीब पोलिंग बूथ हैं और विश्व की लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहां पर हमारा कार्यकर्ता नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि जिन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा ही। जहां पर हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ेंगे वहां पर भी जो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है वो हमारे गठबंधन के लिए काम करती है। इसलिए हमने नारा दिया है अब की बार 400 पार। और मैंने पहले भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से विकसित भारत जो 2047 में बनाना है, उसके लिए जो नींव रखी गई है उसको 2024 में और मजबूत करना है। कुछ काम अभी हमारे मित्र कह रहे थे क्या किया, मैं थोड़ा सा 2 मिनट देंगे तो बताना चाहता हूँ। 25 करोड़ मैं आपको 3 मिनट दे दूंगा अनिल जी, लेकिन एक सवाल मेरा भी उसमें ऐड ऑन है। जो लगातार आप पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं, भाजपा की बी टीम बनकर बसपा यूपी में काम करती है और ओवैसी पर तो ये आरोप है कि वो घूम घूम वहां जाते हैं जहां पर विपक्ष मजबूत होता है। एक पार्टी पर और आरोप लगता था, वो आजकल इंडिया गठबंधन में ही है। तो मैं इन दो पार्टियों को लेकर जो दिक्कतें हैं वो साफ कर दीजिए। मैं अंत में ओवैसी जी पे भी और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बताऊंगा आपको। हाँ, पहले तो हमारा चुनाव कैसे लड़ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आजकल हो रहा है। अभी किसानों की बात करी, किसानों करता है। देश में करीब 11.8 करोड़ किसान हैं जिनको पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं। आप देख लीजिए। आप आंदोलन की बात इन्होंने की कि बॉर्डर पे रखा। किसान हमारे अन्नदाता है, पर कहाँ पूरे देश में कहाँ आंदोलन हुआ जी? कुछ जगह छोड़ के। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट है 11.8 का है, क्या उसका 1% भी किसान था? पर क्योंकि प्रायोजित कई जगह होता है तो इसलिए वो रहते हैं। 78 लाख लोग रेडी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि के तहत सहायता दी गई। 1.4 करोड़ स्किल इंडिया के तहत यूथों को ट्रेड किया। 50 करोड़ मुद्रा लोन दी गई है, जिसमें से 60% महिलाओं को दिए। मुद्रा लोन मिलता है जिसको अपना रोजगार करना होता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, देश में इस वक्त 97 करोड़ एडल्ट है जो इलेक्टोरल है, जो वोटिंग है 142 करोड़ की जनता में। तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार कर रहे हैं।
तो ये क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस मिली है। 1 करोड़ महिलाओं को में 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के लखपति दीदी बनाने की योजना पे काम हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नेट जीरो की बात हुई हमारी। रूफटॉप सोलर प्लांट की बात है 1 करोड़ हाउस होल्ड को। फेमा के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस। मैं सारी चीजें मान रहा हूँ। मेरे को सिर्फ 1 मिनट और चाहिए। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर बने हैं। जहां नेशनल हाईवे 2015 में 97,991 किलोमीटर था, आज 1,44,634 किलोमीटर है। एयरपोर्ट जहां पहले 16 होते थे अब 149 है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 3 करोड़ लोगों को वो दे दिया गया है मकान, और 2 करोड़ों को और है। बेरोजगारी दर जो 17-18 में 6.1% थी, आज 3.2% है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 2014 में 9। आंकड़े बहुत अच्छे हैं अनिल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आंकड़े बहुत अच्छे। बेरोजगारी का आप आंकड़ा बता रहे हैं, जरा निकलिए तो बाहर तो पता चले। पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही है। अरे बड़ी मुश्किल से तो हम ही पाए हैं। सर मैंने आपसे 5 मिनट मांगे थे, आपने 3 मिनट दे दिए। 2 मेरी बात सुन के मैं वही कह रहा हूँ, नौकरी की तो बड़ी दिक्कत है। वो आप उनसे पूछिए जिनका व्यापार नहीं है। आप नौकरी पे तो कहिए ही मत, नौकरी छोड़ दीजिए, बाकी जिस पे कहना कहिए। मैं खुद संघर्ष करके आया हूँ। अरे आइए आप तो इतने अच्छे चैनल के एंकर हैं। संघर्ष, अरे यहाँ तक पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष किया मैंने। अरे करना पड़ा, सबको जीवन में संघर्ष करना पड़ता। संघर्ष का फल मीठा होता है। अरे जब 50 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना मिलती है तो रोजगार नहीं मिलता। अब मैं 2 विषय पे आता हूं, जो ओबीसी की बात और जो आपने बोला। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ट्रांसपेरेंट, पहले क्या आरोप लगते थे कि लोग चोरी पे पॉलिटिकल पार्टी धन लेती थी। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया कि आप अकाउंट से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दें। अब इनका आरोप है कि बीजेपी को इतना मिला, हमें इतना मिला। मैं ये जितने भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, तृणमूल है, आम आदमी है, जितने भी हैं, सभी को धन मिला ना जी। किसी को 1200 करोड़ मिला, किसी को 800 करोड़ मिला। दिक्कत यह है कि इनको लगता है इनको कम मिला, तो ये वो लौटा दें उनको, अगर इनको दिक्कत नहीं है। अगर इनको लगता है कि ये गलत है, एक ट्रांसपेरेंट स्कीम आई है तो 50% के करीब तो दूसरी पार्टी को मिला। दिक्कत यह है कि बीजेपी को कैसे मिल गया? भैया सारे चीजें उजागर हो गई हैं। अगर आपको लगता तो आपने क्यों लिया, कांग्रेस ने क्यों लिया, तृणमूल ने क्यों लिया, समाजवादी पार्टी ने क्यों? सभी पार्टी को मिला है ना। अब बात आती है ओबीसी की जी। देखिए, आप रोजाना उनके बयान सुनते होंगे, किस तरीके से वो मोदी जी के बारे में बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं। और कहां आपने तेलंगाना में देखे, हैदराबाद में देखे, हमारे एक विधायक हैं राजा, उनको कैसे अरेस्ट कराया। तो कोई वो बी टीम नहीं है, हम उनके विरोध में हैं। किस तरीके से बिहार में उन्होंने किशनगंज लोकसभा का चुनाव जीता था। हम जहां पर भी वो लड़ते हैं, हम उनके सामने हमारे उम्मीदवार होते हैं और वो खुद कहते हैं। अब जो हमारा ध्रुव विरोधी है उसको ये बी टीम कहते हैं। ये अब इनकी अपनी कन्वीनियंस है, क्या करते हैं ये। पर मैं दोबारा कहता हूं कि हम अपने मुद्दों के बेस पे जो हमने काम किए उसके बेस पे आ रहे, और जनता का समर्थन है। जहां तक आपने कहा बाहर ढूंढ के चलिए, देखिए देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। आज हम 143 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। आज देश में जरूरत है। इसी साल 2024 का आप रिकॉर्ड निकाल दीजिए, सरकारी नौकरी 10 लाख दी गई है। आपको एक जानकारी दे दूं, 2 करोड़ का वादा है, 10 लाख दी है। अरे सुन तो लीजिए ना सर। अरे आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे हम तो बहुत ही सुन ही रहे, लेकिन कुछ आंकड़े जब आप बता रहे, नौकरी वाले आंकड़े, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। 2 करोड़ का वादा था, 1 करोड़ 90 लाख अभी बकाया, वो कब मिलेगी? और 10 साल से तो बहुत हो जाएंगी। सर सुन लीजिए ना। अरे सुन ही तो रहे हैं, पिछले 10 साल से हर युवा सुन रहा है। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा का रुख करूंगा बस। सर, पहली चीज तो ओवैसी पे टॉपिक था, लेकिन घूम फिर के बेरोजगारी अपना दर्द निकाल दिया हमने, लेकिन मुद्दा अभी भी ओवैसी ही है। सर, क्या लगता है ओवैसी बिहार में कुछ नुकसान कर पाएंगे, या यूपी में तो कर ही रहे हैं? गुड्डू जमाली लड़ाए गए, 3 लाख वोट पाए, भाजपा जीत गई आजमगढ़ में। ऐसी 95 सीटें हैं। ओबीसी साहब नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे, चुनाव लड़ गए तो जरूर करेंगे। अभी इन लोगों ने 11 सीटों को चिन्हित किया है बिहार में जहां ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वैसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। आपको जानकारी होगी कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इनके कई उम्मीदवार जीत के आए थे, बाद में
राजद वालों ने इनके सारे के सारे विधायकों को छीन लिया। तो ये एक तो अंदर से ओवैसी साहब नाराज चल ही रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में इनको लोगों ने शामिल किया नहीं। अब सवाल है कि जब इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो हो सकता है कि हिस्सेदारी में उनकी कुछ सीटें मिल जाती लोकसभा की। लेकिन अब क्या है कि ये सीधे लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो नुकसान जाहिर है कि किसका करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ इलाके बिहार में ऐसे भी हैं लोकसभा के जहां निर्णायक वोट होते हैं मुस्लिम समुदाय के, और वहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि विधानसभा के हिसाब से ये कहीं ना कहीं जो राजद और कांग्रेस अगर उम्मीदवार वहां पे खड़े करते हैं तो उनको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे ओबीसी साहब। और अच्छा, ये एक बात और चर्चा में भी सुन रहा था बी टीम और सी टीम की। मुझे लगता है कि ये बी टीम वगैरह नहीं है, ये तो जितना आक्रामक इंडिया गठबंधन के खिलाफ है उतना ही आक्रामक बीजेपी वालों के खिलाफ भी है, एनडीए के खिलाफ भी है। इसलिए इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना लाइन है, वहां चलते हैं वो, और जहां सुविधा होती है वहां ये काम करते हैं। इसलिए ओवैसी साहब की लाइन और लेंथ जो पॉलिटिक्स की है, खास करके चुनावी राजनीति की, वह बिल्कुल एकदम अलहदा है। और मुझे लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन वालों को चाहिए था कि इनको अपने साथ जोड़ लेते तो शायद कुछ उनको लाभ हो जाता चुनाव में। इतनी जानकारी मैं अभी यहाँ से वो लाभ मिल सकता था, लेकिन सीटें कुछ ज्यादा मांग ली। वही कांग्रेस से चल रहा था, उसी में जयंत चौधरी भी चले गए। महेंद्र सिंह जी, सर सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव को जिसने समझने की कोशिश की वो गठबंधन से बाहर हो गया है। जयंत चौधरी उनमें से एक थे, राज्यसभा सांसद जाते हैं, विधायक भी जीत के लाते हैं, और फिर अखिलेश यादव ने ब्लाइंड भरोसा किया कि हम 2 यूपी के लड़के फिर से कुछ कमाल करेंगे, और वो एनडीए की गोदी में जाके बैठ गए। और फिर वही हुआ, ओवैसी भी उनके पास आए, कई दूत उनके पास पहुंचे, उन्होंने भी ये उम्मीद की कि भाई अब हम गठबंधन में शामिल हो सकते हैं यूपी में। अखिलेश यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। अब उसका नुकसान ये है कि जहां पर कोर मुस्लिम जो पश्चिम में, जहां पर सपा काफ़ी मजबूत मानी जा रही है या इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत मालूम दे रहा है, वहां पर वो अपने प्रत्याशी खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं ये मानूंगा कि अखिलेश यादव की ये रणनीतिक भूल होगी। आरएलडी चला गया। आरएलडी सिर्फ इसलिए नहीं चला गया कि वो भारत रत्न दे दिया गया, इसलिए आरएलडी ने बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन वही है कि कुछ ज्यादा टिकट चाहिए थे और वो डिजर्व करते थे ज्यादा टिकट। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते थे, वो डिजर्व करते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। और ये मानूंगा कि यही ओवैसी के लिए, भले ही आपने परसेप्शन बना दिया कि वो बी टीम है, ठीक है, परसेप्शन किसने बनाया? विपक्ष के दलों ने बनाया, और खास तौर पर उन दलों ने जो मुस्लिम वोटर्स की राजनीति करते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और अगर बिहार में देखा जाए तो आरजेडी वगैरह, ये लोगों ने इसलिए बनाया परसेप्शन की ये बी टीम है क्योंकि इनको खतरा अपने मुस्लिम वोटरों को कहीं ओवैसी के साथ ना चले जाएं और हमारा जनाधार कम ना हो जाए, इसलिए इन्होंने परसेप्शन बनाया या बी टीम। ये तमाम यही करके इनका विरोध किया जाता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली आप देखिए कि परसेप्शन आप बी टीम का बना रहे हैं, लेकिन वो अगर आपके साथ आ रहा है, और पहले तो नहीं आता था ओवैसी, लेकिन अभी ओवैसी अगर आपके साथ आ रहे हैं तो आपको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो मोदी के खिलाफ भी उतना ही बोलते हैं जितना आपके खिलाफ बोलते थे। अगर अब आपके साथ आ रहे हैं तो आपके वोटर्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, आपके मुस्लिम वोटर्स को आपके साथ लेके आ रहे हैं। अब आप देखिए उनका परसेंटेज जो है वोटर्स को पुल करने का कोई कम नहीं है, 0.5% से 0.5% से 1% तक है। यूपी और बिहार में अच्छा ठीक ठाक पेनिट्रेशन कर लिया है ओवैसी ने, और अगर आप इनको साथ ले लेते तो हर लोकसभा में 10 से 20,000 या 25,000 वोट्स का आपके पास एक मतलब मिलते, ओवैसी की वजह से मिलते, या ये कहें कि ओवैसी की वजह से वो 20,000 वोट जो है मतलब बिखराव नहीं होता, जिसका बिखराव होने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। दोहरी मार है, बसपा भी वहां पर मुसलमान कैंडिडेट उतार रही है जहां पर मुस्लिम माहौल है। वही जब भी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा तभी ओवैसी काम के हैं, और अगर इंडिया गठबंधन में ओवैसी आ जाते तो कम से कम ये नुकसान तो नहीं होता। और ये 5 सीटें मांग रहे हैं, 5 सीटों 3 सीटों पे मुझे लगता है 2 सीटों पे भी बात बन जाती है। आदमी जब बैठता है तो मैक्सिमम सीटों को प्रेस में बोलता है और बात बनती है 2 या 3 सीटों में बन जाती है। अब वो 2 या 3 सीटें जहां पर
मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर अगर इनको दे करके तो पूरे इंडिया गठबंधन को हर जगह लाभ मिलता। बीजेपी मतलब इसको बिहार में भी लाभ मिलता, यूपी में भी लाभ मिलता और तमाम तेलंगाना वगैरह में भी इसका लाभ, महाराष्ट्र में भी इसका लाभ मिलता। ये कोई ऐसा नहीं ओवैसी को आप सिर्फ बी टीम कह के आप खारिज करते रहेंगे तो इससे कोई मतलब ये रणनीतिक भूल कही जाएगी, चूक कही जाएगी। इसका कोई और चूक कोई तो है नहीं ही कि ना, बहन जी से गठबंधन, ना ओवैसी से गठबंधन, ऐसी तमाम दल हैं। अवधेश जी, हाँ। चलिए मैं मानता हूं कि बहन जी से आपने 2019 में साथ में चुनाव लड़ा और उनको आपने 10 सीटें जिताने का काम किया, आपने उनका वोट डाइवर्ट आपकी तरफ नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक अच्छे गठबंधन साथी के तौर पर उनको 10 सीटें जिताई। उनको 19% वोट मिला था, 19 कुछ परसेंट 2014 में, 19.43% मिला 2019 में, और वो 10 सीटें जीत गए। और 14 में जब उनकी सरकार यूपी में थी, सरकार समाजवादी पार्टी की थी और वो अकेले चुनाव लड़े थे, 0 सीट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो ट्रांसफर हुआ। वही काम ये अखिलेश यादव के साथ हुआ। अब जब उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है, लगभग 32 सालों से कांग्रेस यूपी में नहीं है, वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस का सिमट सा गया है। पिछली बार 1 सीट आई, इस बार कैसे कांग्रेस के साथ आप उम्मीद कर रहे हो कि आप 80 सीटों को रोकोगे भाजपा के रथ को? क्या रणनीति क्या है आपकी? पीडीए का मुद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन पीडीए लेट तो नहीं हो गया इस बार चुनाव में आते आते? देखिए, चुनाव में आते थे लेट नहीं होता, हर पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है और बहन जी के साथ हमारा पिछला गठबंधन था, उस गठबंधन के परिणाम भी सबके सामने हैं। और बहन जी के गठबंधन से हटने के बाद, क्योंकि बहन जी हटी, हम लोग तो हटे नहीं थे, और 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो समाजवादी पार्टी करीब 36 पॉइंट कुछ वोट लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी मजबूती के साथ आई और 42 पॉइंट समथिंग वोट लेके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई। आज हम कांग्रेस में ने 6 पॉइंट कुछ परसेंट वोट अर्जित किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी नीतियों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है और आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय देने का, हर पार्टी जो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सभी पार्टियों का अपना चुनाव लड़ने का एक एजेंडा है। अभी कुछ ओवैसी जी की पार्टी है तो ओवैसी जी की पार्टी, वो भी अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाने के लिए तमाम कैंडिडेट ला रहे हैं मैदान में, लेकिन जनता अब इतना जागरूक हो चुकी है, उसको सब पता है कि किसको वोट देने से हमारा जो असली संविधान के ऊपर जो आज खतरा मंडरा रहा है, उस संविधान के ऊपर मंडरा रहे खतरे को रोकने के लिए हमें क्या डिसीजन लेना है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जो सभी पूरे देश में जो चुनाव लड़ रही है और खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसमें प्रमुख घटक है, हम लोगों की रणनीति पीडीए के साथ मिलकर के और हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो विकास काम किया था अपने 5 साल की सरकार में, वो सारे मुद्दे अभी मैं कहना चाहता हूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता गिना रहे थे तमाम ऐसे, इन्होंने इतना आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि 50 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दे दिया, मतलब 50 करोड़ लोगों को इन्होंने कर्जदार बना दिया। रोजगार देने का 2 करोड़ वादा किया था और 50 करोड़ लोगों को इन्होंने कर्जदार बनाया और अपना सीना ठोक रहे हैं, कह रहे हैं 81.5 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम 25 करोड़ लोगों को। अरे आपकी यूपी में सरकार थी तो बेरोजगारी भत्ता देते थे, तो क्या बेरोजगार बनाया जाता था? उनको पैसा दिया जाता है कि कुछ काम करे? आप लोग तो बेरोजगारी भत्ता देते थे। बेरोजगारी भत्ता इसलिए दिया जाता था कि वो लड़के जो अपने माँ बाप के से पैसा लेकर के रोजगार की तलाश में भटकते थे, जाते थे, वो पैसा माँ बाप से ना मांगना पड़े, सरकार से कितनी मदद हो जाए कि उनको जहां परीक्षा, ये तो सरकार पेपर लीक कराती है। 60 लाख बच्चे पुलिस की परीक्षा देते हैं, अपना कई हजार रुपया खर्च करके बेचारे फुटपाथ पर सो के परीक्षा दे के आ जाते हैं और उनका पेपर लीक होता है। और ये इतनी ऐसी सरकार है जो अपनी पीठ ठोकती है दोबारा एग्जाम कराने की बात कह के। ये ऐसे 27 के चुनाव तक उस पुलिस भर्ती को रोकेंगे, आरओ भर्ती। देखिए, इनकी नीयत में खोट है, ये खाली भ्रम जाल में जनता को रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर जनता उस भ्रमजाल से निकलना। ये किसानों की आय दोगुनी की, अभी किसानों की बात कर रहे थे, बताइए आप यूरिया के बोरी से 5-5 किलो अपना वजन घटाते जा रहे हैं, दाम बढ़ाते हैं और कहते हैं हम डबल कर देंगे। ये गारंटी लेके आए थे यूपी में का पूरे देश में, जो मोदी जी ने जो गारंटी दिया था वो रोजगार की गारंटी दिया था, उन्होंने कर्जदार बनाने की गारंटी नहीं दिया था। मोदी जी ने फ्री राशन की गारंटी, तो फ्री राशन की योजना तो अगर कोविड नहीं आया होता तो ये योजना ही नहीं आती, तो कोविड के मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल जो था उस पर भी थोड़ा जवाब दे दिया जाए कि भाई ओवैसी इस इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ पाए? क्या पीडीए का सदस्य बहन जी नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का सदस्य ओम प्रकाश राजभर नहीं हो सकते थे? क्या संजय निषाद नहीं हो सकते थे? ये वो नेता है जो लगातार संपर्क में थे। एक सांसद जो अभी भाजपा शामिल हो गए, बसपा से सांसद थे रितेश पांड्या अम्बेडकर नगर से, वो 6 महीने पहले तक अखिलेश यादव के संपर्क में थे।
और उसके बाद लालजी वर्मा को यह हुआ कि अब लालजी वर्मा तो अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा चले गए। तो ऐसे नहीं है कि नेता संपर्क में अखिलेश यादव के नहीं आते हैं। मुझे यह लगता है कि आज इस समय जो यूपी में स्थितियां हैं, पहले वो अखिलेश यादव के पास ही आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक कोई अच्छा फैसला ले दिया। ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? गठबंधन में क्यों नहीं नगीना से टिकट दिया गया चंद्रशेखर आजाद को? मांग रहे थे वो तो चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़े, और बड़ा क्रेज है वहां पे उनका। उम्मीदवार थे तो क्यों रितेश पांडे जी को ले वहां पर? इसलिए समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी दबाव में थोड़ा काम करेंगे कि कोई कहे हम आपकी पार्टी में आए हमको टिकट दे दीजिए, कोई कहे हम। देखिए सवाल यह है कि हमारा जो लक्ष्य है पीडीए के साथ, और जो जनता बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बेरोजगारों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, पेपर लीक कराया जा रहा है, हमारे ये मुद्दे हैं। बाकी जिसको चुनाव लड़ना आएगा हम अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में, और जनता निश्चित तौर पर आने वाले समय में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से बाहर करना चाहती है और सत्ता से बाहर करेगी। बिल्कुल। आप अनिल शर्मा जी, 2 सीटें हैं जो बहुत ज्यादा यूपी में महत्व रखती हैं, वीवीआईपी सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। इन दोनों पर अब बसपा ने कह दिया हम उम्मीदवार उतारेंगे अपना, वो एक बात हो जाती है। लेकिन दूसरी बात ये, प्रत्याशी कहां? अब तक प्रत्याशी आ जाना चाहिए। कल मान लीजिए चुनाव की डेट आ जाती है और पहले चरण में यूपी में चुनाव हुआ, तो तैयारी करने का समय या माइंड मेकअप हो चुका है कांग्रेस का कि ये प्रत्याशी लड़ेंगे, क्या अमेठी से दीपक सिंह लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और वो प्रतिनिधि जो थे सोनिया गांधी के किशोरी लाल जी, वो चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से? ऐसी कुछ रणनीति चल रही है क्या? सवाल पूरा हुआ तो बोले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी विशाल जी, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो बात अगर आप कह रहे हैं ना, अंतिम समय तक जब, पर मैंने आप पहले भी कहा, बी फॉर्म जब तक जमा होता तब तक प्रत्याशी फाइनल होते, और ये पहली मर्तबा नहीं है। आवाज आ रही है मेरी आपको? दूसरी बात, 2 महत्वपूर्ण सीट नहीं, जितनी सीटों पर भी हम लोग चुनाव लड़े, हमारे लिए सारी सीटें महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो, या कांग्रेस का कैंडिडेट, या किसी अन्य घटक दल का कैंडिडेट हो। हमारे लिए प्रत्येक सीट का महत्वपूर्ण है, और पूरी सीटों पर हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से मेहनत के साथ उन पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे प्रवक्ता महोदय ने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं अनिल जी, और एक बहुत बढ़िया नारा इस सरकार का चलता, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और सबको साथ लेकर चलने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि जनसंघ इनके साथ क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो आखिर कौन सी है? जो इनका वायलॉज जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब की जो विचारधारा उसी विचारधारा पर कायम है, जब विचारधारा इनकी बदलती रहती है। 55 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जब 2014 तक था, 210 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। जी कहते थे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि महंगाई दर, वो बेरोजगारी दर 6.1% थी और 3.1% पहुंच गई। आदरणीय बड़े भाई, 2014 में 5.6% थी, 2017 में 6.1%, 2018 में 5.33%, 2019 में 5.2%, 27%, 2020 में 8%, 2021 में मई 21 की बता रहा हूं मैं, मई 21 में 11.84% हो गया था, और 2021 में 5.98, और 2022 में 7.83%, और अप्रैल 2023 में 8.11% का यह आंकड़ा सरकारी है। और ग्रामीण अंचल में अगर बात करें तो 2017-18 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दर की पोजीशन थी 7.4% ग्रामीण में, और 18.7% शहरी, ये पुरुष की स्थिति थी, और 13.6% ग्रामीण में महिला की, और 27.2 शहरी क्षेत्र में महिला की। ये तो बेरोजगारी दर, अगर इन पर बात करें तो बहुत सारे आंकड़े निकल कर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कहती है कि प्रतिवर्ष आप 75 साल 75 वायदे के साथ सरकार आपकी बनी, जनता ने आपको बखूबी वोट किया और बहुत अच्छे बहुमत से आप लोग जीत कर आए। लेकिन 75 साल के आपने बहुत सारे भी आंकड़े जो गिनाए, उनमें कितनी सत्यता है? आदरणीय गुप्ता साहब, यही आंकड़े जो व्यक्ति आरटीआई डालते हैं, आरटीआई में सूचना के अधिकार के अंतर्गत, अगर यही पारदर्शिता सरकार ने 10 साल के अंदर दिखाई होती तो शायद
सरकार पर प्रश्न खड़े ना होते। ये आंकड़े, जहां तक मैं समझता हूं, ये आंकड़े गलत हैं और सही आंकड़ों का जो प्रारूप है सरकारी जो जनता के बीच में आने चाहिए वो आए। रही बात बेरोजगारी की, आपने 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की वायदा किया, अभी तक कोई रोजगार आपको नहीं मिला। 2 लाख का 2 करोड़ अनिल जी, 2 करोड़, जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने का, अब तक कितने लोगों को रोजगार दिए गए? किसानों के साथ आप कहते हैं आंदोलन, किसान ने कहां कहां आंदोलन नहीं किया। जब देश में 1.5 साल लगातार आंदोलन चला, पूरे देश का किसान उस बॉर्डर पर था। आप कहते किसान नहीं था। आपके पार्टी के चंद नुमाइंदे अगर ये कहे कि हम किसान हैं और हम क्षेत्र में उस आंदोलन में भागीदार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल किसान हो गए। मरता हुआ किसान, 750 किसानों की जो हत्या हुई। रही बात ओवैसी की जाए तो मुख्य मुद्दा आज ओवैसी का है। ओवैसी जी, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कहते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है देहात में हमारे यहाँ कि भाई गोबर गिरेगा तो वो भी मिट्टी लेकर उठेगा। चाहे वो ओवैसी जी मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, अगर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, 50 वोट, 2000, 4000, जो भी उनका आंकड़ा जहां प्लस होगा वह वोट अपने लेंगे, लेकिन इसका विशेष प्रभाव इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन के साथ आज हर तबके का व्यक्ति साथ है, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का हो, वंचित हो, लेकिन सारे लोग, शोषित हो, सभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए अलायंस की जो सरकार है वर्तमान, इसने जिस प्रकार से जनता को धोखा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, अब ये बात कर रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड में कंपनियों के अगर नाम गिनाए जाएं, डीएलएफ कंपनी, जल्दी जल्दी बात को खत्म करेंगे, समय की कमी भी है। अक्टूबर 2000, मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं। हाँ। बॉन्ड खरीद की डेट है 9 अक्टूबर 2019। जनवरी में छापा पड़ता है और अक्टूबर में समझौता होकर वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं। आईएफबी एग्रो 25 जून 2020 को छापा पड़ता है, 8 अक्टूबर को बॉन्ड खरीदे जाते हैं। यशोदा हॉस्पिटल, इस तरह से आंकड़े गिनाए जाए तो मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। अब आपने समय का, इसलिए मैं अब नहीं बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई। 52 हो गया है ना, तो इस वजह से अनिल जी का भी हमें रुक जानना है। 8:52 हो गया। अनिल जी का रुक जान लें, क्योंकि अभी वो भी आपको आंकड़े बताएंगे, क्योंकि बहुत आंकड़े लेके आए भी हैं। वो आपने बताया जैसे आंकड़े। अब बॉन्ड की बात उन्होंने कही कि हमें मिल रहा तो हम ले रहे हैं। अब ऐसे फोन पे आता है कि स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि भैया हमने आपको भेजा, ऐसा पहले तो दिखाया नहीं गया था। अनिल गुप्ता जी, अगर एक एक बॉन्ड खरीद कर हम लोग को सारी चीजें मिलती रहती जनता को, तो बॉन्ड का तो सुप्रीम कोर्ट को आना ही नहीं पड़ता, चीफ जस्टिस को। और आज फिर उन्होंने डाटा एसबीआई को कि बॉन्ड नंबर भी बताइए। मिल रहा है, ऐसे कहां मिल रहा है? जी अनिल जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं अनिल शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको एक चीज कहना चाह रहा हूं। मैंने जो भी बात कही है आपके चैनल पे, मैं उसको चैलेंज करता हूं। आप किसी दिन स्टूडियो में बुला लीजिए, मैं आपके सामने डाटा रखूंगा ऑथेंटिकेटेड, और अगर एक भी बात उसमें झूठी हुई तो मैं आपके डिबेट पे नहीं आऊंगा। जो भी बात कही है मैं उसके साक्षी हूं, आपके चैनल पे मुझे बोला है, तो मेरे आंकड़ों को ये गलत ना कहें, मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। दूसरी बात, मैं पूरी कर लूं अनिल जी, मैं पूरी कर लूं। बिल्कुल, लास्ट के 2 मिनट हैं, अपनी बात को जल्दी कंप्लीट कर लें। जहां तक ओबीसी की बात है, देखिए वो हमारे एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर इनको इतनी ही चिंता थी तो अपने एनडीए गठबंधन में उसको ले लेते। अब किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, वो तो हमारा नहीं, वो तो हमारे को कोसते रहते हैं। एक बात जहां पर ये कांग्रेस और विपक्षी समझ नहीं रहे, मैं आपको एक डाटा और देता हूं। पिछले चुनाव में हमारे को एनडीए को 27 करोड़ वोट मिले थे। हम लोग 10 लाख बूथों पे काम करते हैं, हम लोग पब्लिक में रहते हैं। मैं आज आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूं। इस चुनाव में हम लोग 35 करोड़ वोटों पे टारगेट कर रहे हैं, 35 करोड़ पे। इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। कोई बेसिस है? हमारी वर्किंग है, हमारे कार्यकर्ता, हम विश्व की लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमारे कार्यकर्ता रोजाना जमीन पे रहते हैं, रोजाना पब्लिक के बीच में रहते हैं। हमें पता, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी कैसे 50 करोड़ लोगों को कर्जदार बना दिया। अरे सर, अगर किसी को सहायता कर रहे हैं, 50 करोड़ में आधे से ज्यादा जो ये उद्यमी बने उन्होंने दोबारा लिया है, शुद्ध सक्षम हुए हैं वो पर,
और जहां बैंकों की बात करी, शायद मोदी सरकार में पहली बार हुआ है, जितने सरकारी बैंक हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनका 1 साल का फायदा है। आप बैंक फायदे में चल रहे हैं, घाटे में नहीं चल रहे। पहले कांग्रेस के टाइम में होता था कि फोन करो लोन ले लो। आप चेक कर लीजिए, SBI का 50,000 उसको घटा दिया। अरे सुन लीजिए सर, आप तो बहुत समझदार हो। नहीं गुप्ता जी वही कह रहा, जो लोग लेके भाग गए पैसा उसको भी घटा लिया। आप बैंकों की साइटों पे जाके देख लीजिए सर, मेहरबानी करके। बिल्कुल, हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे किसी दिन। हम लोग बैंक पे ही चर्चा करेंगे, एक आर्थिक विशेषज्ञ को साथ में रखकर, क्योंकि महेंद्र सिंह जी भी हम बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों का जानकारी, इनके साथ भी बैठाएंगे तो अच्छी जानकारी हमें मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंदन मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी ओवैसी की 2024 चुनाव में अब एंट्री हो चुकी 17 सीटें। अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी ने बताया कि 17 सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है बिहार में कि कहां कहां चुनाव लड़ना है। यही हाल उन्होंने पश्चिम यूपी से स्टार्ट कर दिया है, और वो लगातार इंडिया गठबंधन के लिए अब दोहरी मुसीबत सामने आ चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब वो गठबंधन का हिस्सा रही नहीं है, और ओवैसी जो गठबंधन में आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब इन दोनों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से ये पीडीए और कांग्रेस की रणनीति मिलकर 80 सीटों पर किस तरीके का जादू बिखेरेगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।